मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एएस कॉलेज देवघर। आज इस वीडियो क्लास में आप सीखेंगे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, जिसको भू हदबंदी बोलते हैं या जोतों का सीमा निर्धारण। तो जोतों का सीमा निर्धारण या भू हदबंदी भूमि सुधार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जोतों की काफी विषमता है। जोत भूमि के वितरण में काफी असमानताएं हैं। इन असमानताओं को देखते हुए ही लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया, भू हदबंदी कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया। इसके तहत सरकार द्वारा जोतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। जोतों की अधिकतम सीमा ही भू हदबंदी है। हद मतलब सीमा, बंदी मतलब बंद कर देना, अर्थात सीमा को तय कर देना। तो छात्रों, भू हदबंदी का सीधा अर्थ होता है भूमि की सीमा को तय करना, अर्थात एक व्यक्ति अधिकतम कितना भूमि रख सकता है, इस चीज को निश्चित करना ही भू हदबंदी है या जोतों का अधिकतम सीमा निर्धारण, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो जोतों की सीमा निर्धारण के संबंध में विद्वानों के बीच मत एक नहीं है, एकता नहीं है, मतलब अंतर है। इस मतांतर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड दूसरे साइड हम देख सकते हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, अर्थात एक पक्ष में तर्क और एक विपक्ष में तर्क। तो हम पहले देखते हैं इसके पक्ष में तर्क। आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, भू हदबंदी के पक्ष में तर्क। तो भू हदबंदी के पक्ष में सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि भूमि की विषमता में कमी। कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भूमि की विषमता है वो बहुत अधिक है। एक तरफ तो भूमिपति है और दूसरे तरफ कृषक मजदूर, भूमिहीन। तो भूमिहीन और भूमिपति के जो अंतर है, डिस्पैरिटी है, इनइक्वलिटी है, इसको कम करना ही भूमि सुधार अधिनियम का ये लैंड से जो सीलिंग एक्ट है, भू हदबंदी कानून, उसका उद्देश्य रहा। इसमें है क्या कि एक सीमा के बाद, यानी निश्चित जो सीमा है उसके बाद जो भी भूमि है वो भूमि सील कर ली जाएगी, सरकार अधिकृत कर लेगी और फिर भूमिहीनों में बांटेगी। तो जब भूमिहीनों में बांटेगी तो भूमिहीन नहीं रहेगा, उसके पास भूमि हो जाएगा, और जिसके पास बहुत अधिक है उसको थोड़ा कम होगा। अर्थात टिला काटो गड्ढा बढ़ो, मतलब ये जमींदारों से जमीन लो, भूमिपतियों से जमीन लो और भूमिहीनों में बांटो। तो भूमिहीन थोड़ा ऊपर उठेगा और जो भूमिपति है वो थोड़ा सा नीचे आएगा। इस तरह से दोनों के बीच जो गैपिंग है, डिस्पैरिटीज है, ये डिस्पैरिटीज कम होगा, विषमता कम होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि पहला आर्गुमेंट्स, पहला तर्क है भूमि की विषमता में कमी। दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो ये कृषि उत्पादन में वृद्धि भू हदबंदी से कैसे संभव है? तो जब भू हदबंदी होगा, जोतों का सीमा निर्धारण हो रहा है, तो वो जो अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को मिलेगा, तो उस भूमि को वह बेहतर तरीके, चूंकि जमींदार या भूमिपति सारे भूमि को अपने से देख नहीं पाते, बेहतर तरीके से खेती नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो
भूमिहीन है उसको जो भूमि मिलता है तो उस पर वो जी जान से खेती करते हैं। जो हमारा बैरन लैंड है, जो अनफर्टाइल लैंड है, उसको अपनी मेहनत कश मजदूर अपनी मेहनत से उसे उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तर्क यह भी है कि भू हदबंदी से भूमि की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तीसरा जो तर्क है वो भूमिहीनों को रोजगार। अब देखिए, जो भूमिहीन था वो कृषक मजदूर था, तो वो कृषक मजदूर को रोजगार नहीं था पहले, लेकिन वो हदबंदी की था। अब उसे थोड़ा ही सही लेकिन भूमि मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में अब वो अपनी भूमि पर काम करेगा, तो इस तरह से उसे रोजगार की प्राप्ति होगा। तो यह तर्क भी दिया जाता है कि इससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगा। चौथा तर्क है आर्थिक जोतों का निर्माण। आर्थिक जोत यहाँ यह होता है कि जो बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े भूमिपति हैं, उनके पास यूं ही 1-2 एकड़ पड़ा हुआ है। ये क्या भाई, तो चारागाह के लिए, ये क्या तो खेल के लिए, तो इस तरह से, या घर के आगे यूं ही पड़ा हुआ है। लेकिन इस भूमि को जब गरीबों में दिया जाता है, गरीबों में दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इस भूमि पर वो मेहनत करेंगे और ये जो गैर आर्थिक जोत था उसको वो क्या बनाएंगे, आर्थिक जोत बनाएंगे। भू हदबंदी के लिए जो पांचवा तर्क दिया जाता है वो है चकबंदी एवं सहकारी कृषि में सहायक। कहता है भू हदबंदी चकबंदी और सहकारी कृषि में सहायक होगा। ये सहकारी कृषि में कैसे सहायक होगा, तो जब भूमि छोटे छोटे टुकड़े में बटेगा तो गैर आर्थिक जोत होगा, नो डाउट। लेकिन इस गैर आर्थिक जोत के होने के बावजूद भी कोऑपरेटिव सिस्टम डेवलप होगा, लोगों में मिलजुल करके खेती करने की भावना बलवती होगी और लोग मिलजुल करके खेती करेंगे और सहकारी कृषि का विकास होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तर्क यह भी है इसके फेवर में कि सहकारी कृषि और चकबंदी का इससे विकास होगा, सहायक होगा। कृषि योग्य भूमि का विस्तार। अब कहता है कृषि योग्य भूमि का विस्तार का मतलब क्या? अभी जो हमारा कृषि योग्य भूमि है और भू हदबंदी के बाद बढ़ जाएगा, ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अभी ऐसी भूमि जो हमारे लिए मरुभूमि है, जो गड्ढा है, टाल है, चांचर है, ऐसी भूमि चौर है, तो वो जब गरीबों को मिलेगा तो उसको वह फर्टाइल बनाएगा, उपजाऊ बनाएगा। तो जब वो भूमि उपजाऊ बनाएगा तो वह भी अब कृषि के योग्य हो जाएगा, तो कृषि भूमि का विस्तार होगा। तो इस तरह से एक तर्क यह भी दिया जाता है इसके पक्ष में कि कृषि योग्य भूमि का विस्तार होगा। और अंतिम जो तर्क यह है कि वो समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक। तो सातवां तर्क यह है इसके फेवर में कि समाजवादी समाज की स्थापना में सहायक। तो ये समाजवादी समाज है क्या? अर्थात जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति पर सबका अधिकार हो, मतलब सारे लोगों का अधिकार हो। ये नहीं कि कोई भूमिपति है और बाकी सारे लोग रैयत है, ऐसा नहीं। तो यह जो भू हदबंदी है, यह जो जोतों का सीमा निर्धारण है, इससे जो भूमिहीनों को जमीन मिलेगा, तो यह ठीक है, पूर्ण रूपेण सोशलिज्म नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, लेकिन समाजवाद की स्थापना में ये एक सहायक है। तो इस तरह से हम देखते हैं छात्रों की भू हदबंदी या जोतों की सीमा निर्धारण के पक्ष में विद्वानों ने अनेक तर्क दिए, लेकिन इसके विपक्ष में भी कम तर्क नहीं है। बहुत सारे विद्वानों का यह मानना है कि भू हदबंदी कानून के तहत या कानून से लोगों पर बुरा असर पड़ेगा, इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। तो इसके नकारात्मक प्रभाव, इसके बुरा असर को हम लोग इस रूप में दे सकते हैं। तो इसके विपक्ष में पहला तर्क है अत्यंत कम भूमि की प्राप्ति। कहता है कि जो भूमि प्राप्त होगा भू हदबंदी कानून के तहत, जोतों के सीमा निर्धारण के तहत, वो बहुत कम प्राप्त होगा।
इतना कम प्राप्त होगा कि इसके वितरण में बहुत बड़ी समस्या होगी कि भूमिहीनों की संख्या काफी अधिक है और जो भूमि प्राप्त होगी वो बहुत कम। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होगी भूमि की बंटवारे की। जो सील की हुई भूमि है, सरकार जो अधिकृत करेगी, उस अधिकृत भूमि की बंटवारे की समस्या। उसके बाद वैज्ञानिक कृषि में सहायक, कि अब वैज्ञानिक कृषि में यह सहायक नहीं हो पाएगा। तो वैज्ञानिक कृषि में सहायक नहीं होना ये दूसरा तर्क है इसका। इसलिए सहायक नहीं होगा वैज्ञानिक कृषि में। इन लोगों का तर्क है, विपक्ष का कहना है कि जब जोतों का आकार छोटा होगा, जब 5 कट्ठे, 7 कट्ठे, 3 कट्ठे, 10 कट्ठे के हिस्से होंगे, लोगों को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो छोटे छोटे जोत के आकार में हम वैज्ञानिक खेती नहीं कर सकते हैं। हम उस पर ट्रैक्टर से नहीं खेती कर सकते, हम हार्वेस्टर नहीं लगा सकते। हमको मेन पावर और एनिमल पावर का यूज करना होगा, अर्थात हमें तब ट्रेडिशनल फार्मिंग पर जाना होगा, हमें परंपरावादी कृषि करना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो उपज होनी चाहिए वो उपज नहीं हो पाएगा। तीसरा है अशांति एवं वैमनस्य। तो यह जो है ना, भू हदबंदी कानून एक तरह से एग्रीकल्चरल अनरेस्ट पैदा करेगा, लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करेगा, अशांति पैदा करेगा। क्योंकि अब एक व्यक्ति से भूमि छीन करके उसी गांव के दूसरे व्यक्ति को जब दिया जाएगा, तो इन दोनों के बीच निश्चित रूप से बहुत दिनों तक वैमनस्य रहेगा, विवाद रहेगा। चौथा तर्क ये है विपक्ष में कि यह अनुचित कार्य होगा। इन लोगों का कहना है कि जब भू हदबंदी के तहत जमीन को सील किया जाएगा, तो वहां यह थोड़ी देख पाएगा कि वो जमीन उसने कैसे खरीदा था। यहां तो यह देखना है कि इस सीमा के बाद जो भी जमीन है उसको अधिकृत कर लेना है। लेकिन अगर वो व्यक्ति नमक रोटी खा करके अपनी मेहनत से जी जान लगाकर भू अर्जन किया होगा, और ऐसी स्थिति में उसकी जमीन लेकर के ऐसे व्यक्तियों को दिया जा रहा होगा जो व्यक्ति शराब पी करके गलत तरीके से जीवन यापन करके दरिद्रता का शिकार हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वहां कहीं ना कहीं यह अनुचित होगा कि आप जो गलत जीवन यापन करने वाले हैं उसको आप दे रहे हैं, और जो व्यक्ति कठिन मेहनत से जमा किया है उससे आप ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह अनुचित होगा। विपक्ष में, लैंड सेलिंग के विपक्ष में एक तर्क, पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि विक्री योग्य कृषि अतिरिक्त में कमी, मतलब सरप्लस ग्रेन जो है, जो मार्केट के लिए होगा, वो कम होगा। उनका तर्क यह है कि जब जमीन छोटे छोटे टुकड़े में बटेंगे, लोगों को कम हिस्से मिलेंगे, तो कुल उपज का बड़ा भाग तो वो कंज्यूम करेगा, उपभोग कर जाएगा। जब कुल उपभोग का बड़ा भाग उपभोग कर जाएगा, तो उसका छोटा पार्ट मात्र रह जाएगा, जिसे वो बाजार तक पहुंचाने में अक्षम है। वो व्यापारियों जो है, छोटे छोटे व्यापारी उसके शिकार होंगे और बिचौली उसका लाभ लेगा, और बाजार में जो सरप्लस ग्रेन आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगा। बाजार में अनाज शॉर्ट करेगा, बिक्री के लिए अनाज कम होगा। छठा जो तर्क दिया जाता है वो है मुआवजा के रूप में अधिक खर्च। छात्रों, विपक्षियों का तर्क यह है कि जब सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी भूमिपतियों से, तो उसके लिए उसे मुआवजा देना पड़ेगा। तो जब मुआवजा देना पड़ेगा, तो वह पूरे देश में अगर इस तरह का अधिग्रहण हो, तो सरकार का बहुत बड़ा जो व्यय है इस पर होगा, वो मुआवजे के रूप में होगा, और उससे जो रिटर्न आना है सरकार को, वो तुरंत रिटर्न कुछ उस तरह का नहीं आएगा, और उत्पादन जो है बाजार के लिए घटेगा ही। दूसरा, जो फार्मिंग होता है, अगर हम फार्मिंग की बात करें तो सच मायने में यह है कि वो 50 एकड़ से कम जमीन होना ही नहीं चाहिए। तब
जब इंडिया में मैक्सिमम 18 एकड़ इरिगेटेड लैंड होगा, सिंचित भूमि होगा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कल्पना कर सकते हैं यहाँ फार्मिंग होगा? अरे खेती होगा, खेती। ये खेती और फार्मिंग दोनों अलग अलग चीज है। फार्मिंग का मतलब ये होता है बड़े आकार में खेती होना, वो कम से कम 50 एकड़ का खेती हो, यह फार्मिंग सिस्टम ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि हम इससे बहुत नुकसान है। उसके बाद कृषि उत्पादन में कमी, जब जो छोटा होगा तो निश्चित रूप से गैर आर्थिक होगा, और जितने प्लॉट होंगे, जब जमीन बटेगा तो उतना प्लॉट होगा, और जितना प्लॉट होगा उतने मेड़ होंगे। तो एक तो मेड़ में जमीन जाएगा, और आप जानते हो छात्रों कि मेड़ के कम से कम 10 इंच राइट और 10 इंच लेफ्ट फसल नहीं होता है, होता भी है तो बहुत खराब होता है। तो चारों ओर इतना 10 इंच लेफ्ट 10 इंच राइट, ये चारों ओर बर्बाद होगा, और फिर मेड़ में बर्बाद होगा, तो कितनी भूमि बर्बाद होगी। तो इस तरह से देखते हैं, और गैर आर्थिक जोत होगा, उसमें हम वैज्ञानिक खेती नहीं कर पा सके, तो कुल मिलाकर कृषि उत्पादन में कमी होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया की बात देखें तो हमारे यहाँ जो प्रशासन है वो उतने बेहतर स्थिति में नहीं है। अर्थात ये इन लोगों का जो 8वां आर्गुमेंट्स है, तर्क है, वो ये है कि अकुशल प्रशासन, कि ये जमीन जो अधिग्रहित होगा उसका जो बंटवारा होगा तो किसके द्वारा? प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ उस तरह कुशल नहीं है जो उसकी सही तरीके से, बेहतर तरीके से उसका आवंटन कर पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी भूमि सुधार, ये जो सीलिंग लैंड सीलिंग एक्ट है या भू हदबंदी है, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन भारत में सीमा निर्धारण के संबंध में अब विवाद की संभावना नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में जोतों के सीमा निर्धारण को अंतिम रूप में स्वीकार किया गया है। हाँ, यह जरूर है कि विपक्ष में दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त कदम अवश्य उठाए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखें, प्रशासन को मजबूत एवं कुशल बनाया जा रहा है। मुआवजे की रकम के बोझ को कम करने के लिए वितरित जमीन के बदले एक निश्चित मूल्य देने का भी प्रावधान कुछ राज्यों में किया गया है। ऐसे भी कदम उठाए गए हैं ताकि कृषि उत्पादन में कमी ना हो। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान सामाजिक न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से सहकारी भूमि, आय एवं संपत्ति की उच्चतम सीमा निश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। यह ठीक है कि जोतों के सीमा निर्धारण के फलस्वरूप आशा से कम भूमि प्राप्त होगी, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उपरोक्त उठाए गए कदमों के कारण सीमा निर्धारण के विपक्ष के अधिकांश तर्कों का निराकरण समाधान हो जाता है। आवश्यकता यह है कि जो कदम उठाए गए हैं उन्हें शक्ति से, कुशलता पूर्वक, ईमानदारी से पूरा किया जाए। वास्तव में जोतों के सीमा निर्धारण के पीछे जो सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य है, उनके औचित्य को हम नकार नहीं सकते हैं, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आम जनता को भी सहयोग करना होगा। धन्यवाद।